Good morning, students. I'm Almaz Beg before you, and in today's class, I'm going to teach you Class 10th Lesson 6. Class 10th की टेक्स्ट बुक का नाम है The Spring Blossom और इस टेक्स्ट बुक का आज हम पार्ट 6 लेसन 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है A New Player in the Team. Let's have on your screen. आपके स्क्रीन पर देखिए A new player in the team. इस लेसन को मीनाक्षी जी जैन ने आपके लिए प्रस्तुत किया है। ये एक बच्ची की स्ट्रगल की कहानी है। इसमें आपको बताया गया है कि एक बालिका, एक गर्ल जिसका नाम है ममता, किस प्रकार वो ऐसी सिचुएशंस का सामना करती है जो कि बहुत मुश्किल है और उन पर विजय प्राप्त करती है और अपने आप को प्रूव करके बताती है, साबित करके बताती है। तो आइए इस लेसन को पढ़ते हैं। यहाँ आपके स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स जो हैं वो निकालकर बताए गए हैं। ये जो लेसन है, ये लेसन एक छोटे से गांव की लड़की का है जो कि छोटे से गांव के स्कूल में पढ़ती है। उसे एक स्कॉलरशिप मिलती है और उस स्कॉलरशिप की वजह से उसका एडमिशन शहर के कॉन्वेंट स्कूल में हो जाता है। जब वो कॉन्वेंट स्कूल में जाती है तो वहां पर उसके साथ कैसा सलूक किया जाता है, कैसा रवैया बनाया जाता है, इसके बारे में आपको इस लेसन में बताया गया है। और खास बात, इस लेसन में आपको एक गेम के बारे में बताया गया है। इस गेम का नाम है बास्केटबॉल। तो यहाँ कुछ पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको कॉन्वेंट स्कूल, बास्केटबॉल और उससे संबंधित कुछ वर्ड्स के बारे में आपको बताती हूँ। आपके स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर एक बॉल है और ये उसका ग्राउंड है जिसमें ये बॉल रखी हुई है। इस बॉल को हम कहते हैं बास्केटबॉल। इसे हम खेलते हैं और इसको 5 खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर इंडियन बास्केटबॉल टीम के कुछ खिलाड़ी आपको दिखाए गए हैं जो बॉल को एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी को पास करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो बॉल हम जब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को देता है उसे हम कहते हैं पास। नेक्स्ट, you can see in this picture a trophy. This is a winning trophy. यहाँ पर एक ट्रॉफी नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं विनिंग ट्रॉफी। जब हम मैच जीत जाते हैं तो उसमें हमें ट्रॉफी मिलती है और कुछ मेडल्स मिलते हैं जो इन बच्चियों के गलों में वो पहनी हुई हैं। These are called medals and this is called a winning trophy, winning trophy cup। और इन गर्ल्स के हाथ में आपको दिख रही है बास्केटबॉल्स। Now, in this picture, you can see few girls are sitting in their room. कुछ गर्ल्स अपने रूम में बैठी हुई हैं। ये एक हॉस्टल का रूम है। कॉन्वेंट स्कूल्स में बच्चियां हॉस्टल्स में रहती हैं और हॉस्टल्स में बच्चे अपने रूम में रहकर अपनी स्टडीज को खुद करती हैं, सेल्फ स्टडी करती हैं। Here is a picture of a convent school. यहाँ आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पर एक बहुत बड़े स्कूल का फोटो है। It is a convent school. ये आपको बताने के लिए दिखाया जा रहा है कि कॉन्वेंट स्कूल मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स में लगते हैं, बड़े बड़े होते हैं, लार्ज विंडोज और डोर्स होते हैं और उनमें लार्ज प्लेग्राउंड्स भी होते हैं, खेल के मैदान भी होते हैं। बसेस होती हैं, जो बच्चे रोज घर से आते हैं वो बसेस या वैन्स में आते हैं और जो बच्चे वहीं रहते हैं वो वहां पर हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं। Now on your screen you can see this is a picture of a basket. ये बॉल है और ये एक इस प्रकार का खेल है जिसमें बॉल को उचकाते हुए और पास करते हुए लाना है और उसको इस बास्केट में डालना है। ऐसा करने से टीम को एक पॉइंट मिलता है जो कि टीम को विनिंग की ओर लेकर जाता है। Here is also another picture of the basketball ground. ये देखिए बास्केटबॉल कोर्ट का एक और पिक्चर जिसमें आपको दोनों बास्केट दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर टीम ए और टीम बी दोनों एक साथ खेलते हैं।
टीम ए के पास यदि बॉल है तो टीम बी उससे बॉल लेने की कोशिश करती है और उसको अपने बास्केट में ले जाकर डालने की कोशिश करती है, और यदि टीम बी के पास बॉल है तो टीम ए उससे बॉल को लाकर अपने बास्केट में डालने की कोशिश करती है। इस प्रकार गेम आगे बढ़ता है और जिसके पॉइंट्स ज्यादा हो जाते हैं वो टीम का विनिंग मेंबर होता है, विनिंग टीम कहलाती है। Here you can see this is D। यहाँ पर बास्केटबॉल बास्केट दिखाई दे रहा है और एक तरफ का मैदान आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है जिसमें आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। देखिए 1 2 3 4 ये पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर बास्केटबॉल के प्लेयर्स खड़े होकर बॉल को बास्केट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड बास्केटबॉल कोर्ट। इसे हम बास्केटबॉल कोर्ट कहते हैं। नाउ we will begin the lesson. First I'm going to read this for you। पहले मैं आपको इसको पढ़ के बताऊंगी। You have to listen carefully। आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। सुनने के बाद आपको इसको सेल्फ रीड करने की कोशिश करना है, खुद इसको पढ़ने का प्रयास करना है। आपको पीडीएफ फॉर्म में बुक्स जो है वो स्कूल्स के ग्रुप में डाल दी गई है। आप बुक्स में लेसन को ओपन करेंगे पीडीएफ में और उसके बाद इस लेसन को रीड करने की कोशिश करेंगे। While reading, you have to be very careful। किस प्रकार पढ़ना है, कहाँ फुल स्टॉप है, हमें रुकना है, कहाँ कॉमा है, कहाँ पॉज देना है, इन बातों का हमें स्पेशली ध्यान रखना है, फोकस करना है। So I am beginning for you। यहाँ आप देखिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये फर्स्ट 2.5 लाइंस लिखी हुई हैं। इसका मतलब है कि ये लाइंस यहाँ पर कोट की गई हैं। इन लाइंस को यहाँ पर कोई कह रहा है, वैसे के वैसे ही इन लाइंस को यहाँ आपके लिए लिख दिया गया है। जब किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को हम वैसा ही लिख देते हैं, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोट करना। ममता, I want you to start practicing your game seriously from today। I'm taking you in the basketball team। These words of the basketball coach surprised everyone। Selections had been going on for the school's basketball team and the coach had chosen Mamta, who had joined the school only a month before। Now I'm explaining it to you। ममता से कहा जा रहा है कि I want you to start practicing। मैं चाहता हूं कि तुम प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। प्रैक्टिस करना यानी अभ्यास करना। Seriously, seriously यानी गंभीर होकर। From today, आज से ही। I am taking you in the basketball team। मैं तुम्हें बास्केटबॉल टीम में ले रहा हूं, चुन रहा हूं। These words of the basketball coach surprised everyone। ये जो वर्ड्स थे जो कोट करे हुए हैं, ये बास्केटबॉल कोच के वर्ड्स थे। बास्केटबॉल कोच उस व्यक्ति को कहते हैं, यानी कोच वह शिक्षक होता है जो हमें किसी भी खेल की प्रैक्टिस करवाता है, चाहे वो क्रिकेट का हो, बास्केटबॉल का हो, हॉकी का हो। लेकिन यहाँ पर हम स्पेशली बास्केटबॉल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे बास्केटबॉल कोच। तो बास्केटबॉल कोच ममता से कह रहे हैं कि तुम खेल का अभ्यास करना शुरू कर दो आज से ही। ऐसे शब्दों को सुनकर सभी लोग जो वहां थे सरप्राइज हो गए। सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित हो गए। सिलेक्शंस हैड बीन गोइंग ऑन। टीम के लिए, बास्केटबॉल टीम के लिए चयन किए जा रहे थे। सिलेक्शन यानी चयन करना। फॉर द स्कूल्स बास्केटबॉल टीम एंड द कोच, कोच यानी बास्केटबॉल के शिक्षक, हैड चोजन ममता, उन्होंने ममता को चुन लिया था। चूज, चोज, चोजन यानी चुना, जा चुकना। वह ममता को चुन चुके थे। हु हैड जॉइन्ड द स्कूल ओनली अ मंथ बिफोर। ममता जो है वो कुछ महीनों पहले ही स्कूल में आई थी। उसने कुछ महीनों पहले ही स्कूल को ज्वाइन किया था। उसके बावजूद कोच ने ममता को बास्केटबॉल टीम के लिए चूज कर लिया और उससे कहा कि यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टुडे। तुम आज से ही अभ्यास करना शुरू कर दो। Mamta could not believe her ears। She wanted to play basketball since she joined the school, but none of the girls in her class was ready to teach her। In fact, some of the girls in the team even laughed at her
when they heard that the previous school in which she had studied did not even have a basketball court. यहाँ पर आगे बताते हैं, ममता कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स. ममता को ये शब्द सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये उसने क्या सुन लिया. शी वॉन्टेड टू प्ले बास्केटबॉल, और वो बास्केटबॉल जब से स्कूल आई थी तब से ही खेलने की इच्छा रखती थी. बट नन ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल वॉज रेडी टू टीच हर. लेकिन स्कूल की और क्लास की नन ऑफ द गर्ल्स यानी कोई भी लड़कियां, इतनी लड़कियों में से कोई भी लड़कियां उसको टीच यानी सिखाना नहीं चाहती थी, उसको सिखाने के लिए तैयार, रेडी यानी तैयार नहीं थी. इन फैक्ट यहां तक कि सम ऑफ द गर्ल्स इन द टीम इवन लाफ्ड एट हर. लाफ्ड का मतलब होता है हंसना. कुछ लड़कियां जो थी वो तो उसके ऊपर हंसती थी. टीम की, बास्केटबॉल टीम की लड़कियां उसे देखकर उसकी हंसी उड़ाती थी. When they heard that the previous school in which she had studied, जब उन्होंने ये सुना कि previous यानी पहले का, पुराना, previous school in which she had studied did not even have a basketball court, कि पुराने स्कूल जहां से वे स्कूल में आई है वहां पर बास्केटबॉल कोर्ट तक नहीं है, यानी बास्केटबॉल खेलने का ग्राउंड भी उनके पुराने स्कूल में नहीं था. Mamta had been studying in a small school in the nearby town. Till then, as her parents could not afford to send her to any one of the public schools in the city. It was only because of the scholarship she had won from a trust that it had been possible for her to join this reputed convent school. Being away from home, in a hostel, she yearned for some friends, but till now most of the girls had refused to accept a small town girl as their friend. यहाँ इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ममता कौन से शहर, कौन से गांव से, कौन से स्कूल से आई है और किस प्रकार उसका यहाँ एडमिशन हुआ है. ममता had been studying in a small school. ममता एक छोटे से स्कूल में पढ़ा करती थी. In a nearby town, जो कि इससे लगे हुए शहर में था. As her parents could not afford to send her to any of the public schools in the city, क्योंकि उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता उसको किसी भी पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाने को अफोर्ड नहीं कर सकते थे. वो अफोर्ड करना यानी उसका खर्चा उठाना, किसी भी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का खर्चा उसके पेरेंट्स नहीं उठा सकते थे. इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द स्कॉलरशिप शी हैड वन. वन यानी जीती थी. ऐसा तभी संभव हो सका जबकि उसने एक स्कॉलरशिप, एक वजीफा जीता था, जो कि एक ट्रस्ट कहते हैं संस्था. कई संस्थाएं काम करती हैं जो कि अच्छे होनहार बच्चों को पढ़ाई का खर्चा देती हैं. तो ऐसे ही किसी ट्रस्ट से ममता को एक स्कॉलरशिप मिली, एक वजीफा मिला, जिसके माध्यम से उसका एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में हो सका. It had been possible for her to join the reputed convent school. Reputed का मतलब होता है जाना माना, जिसको कि सब लोग जानते हो, जिसकी की पोजीशन हो, जिसका कोई ओहदा हो. ऐसा कॉन्वेंट स्कूल जो कि बहुत पहुंचा हुआ था, जिसे सब मानते थे, जहां की पढ़ाई, जहां के बच्चे बहुत होशियार और होनहार होते थे. ऐसे स्कूल में उसका एडमिशन हो सका. बीइंग अवे फ्रॉम होम, अब क्योंकि वहां पर उसे अपने घर से दूर रहना पड़ा, हॉस्टल में रहना पड़ा. इन अ हॉस्टल, हॉस्टल यानी ऐसा घर जो कि विद्यालय में होता है जहां बच्चे अकेले रहकर पढ़ाई करते हैं. शी yearned for some friends, उसे अपने घर से दूर होती, इस हॉस्टल में होती, तो उसे कुछ फ्रेंड्स की, कुछ मित्रों की तलाश थी. बट टिल नाउ मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैड रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट अ स्मॉल टाउन गर्ल एज देयर फ्रेंड. लेकिन अभी तक उस स्मॉल टाउन गर्ल, उस छोटे से कस्बे की लड़की को अपना फ्रेंड बनाने के लिए सभी लड़कियों ने रिफ्यूज कर दिया. रिफ्यूज करना, इनकार करना, मना करना, यानी कोई भी उसकी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना नहीं चाहता था. Why? Because she was a small town girl. क्योंकि वो एक छोटे से कस्बे की लड़की थी, छोटे से शहर की लड़की थी.
Most of the girls in the school came from rich families. अब यहाँ इस कॉन्वेंट स्कूल में most of the girls, ज्यादा से ज्यादा बालिकाएं, लड़कियां, come from rich families. कहां से आती थी? अमीर घरों की, अमीर परिवारों की थी. Rich यानी अमीर, families यानी परिवारों. They treated her as an unwelcomed guest who was too low in status by their standards. Sir, she has never played basketball before. How can you take her in the team? Their captain, Sabha, complained. They treated her as an unwelcome guest. दे से यहाँ तात्पर्य है वह लड़कियां जो कि कॉन्वेंट स्कूल में पहले से ही पढ़ रही हैं, उन सब ने ममता को अनवेलकम गेस्ट की तरह स्वीकारा, उसको वेलकम नहीं किया, उसका स्वागत नहीं किया. अनवेलकम यानी उसका स्वागत नहीं करना. ऐसा गेस्ट, ऐसा मेहमान जिसका कि स्वागत और वेलकम नहीं किया जाए. बिकॉज शी वॉज टू लो इन द स्टेटस, क्योंकि वे अमीर रिच फैमिलीज की गर्ल्स से स्टेटस में, ओहदे में लो थी, नीचे थी. लो का मतलब होता है नीचे और हाई मतलब ऊपर. बाय देयर स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड यानी उनके रहने का और जीने का जो तरीका है, उससे ममता का जो स्टैंडर्ड था वो बहुत लो था. अब देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, यानी ये किसी के डायलॉग्स हैं, किसी के कहे गए शब्द हैं. सर यानी कोच से कहा जा रहा है, शी हैज नेवर प्लेड बास्केटबॉल बिफोर. सर इसने कभी पहले बास्केटबॉल नहीं खेली है. हाउ कैन यू टेक हर इन द टीम? आप इसे टीम में कैसे ले सकते हैं? देयर कैप्टन सबा कंप्लेन, यानी बास्केटबॉल टीम की जो कैप्टन है उसका नाम है सबा. उसने कंप्लेन करी, शिकायत करी बास्केटबॉल टीम के कोच से, यह कहते हुए कि सर इसने कभी बास्केटबॉल नहीं खेली है, तो आप इसे बास्केटबॉल टीम में कैसे ले सकते हैं. आगे देखते हैं. देखिए फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास से शुरू हुआ है, यानी इस पैराग्राफ में भी डायलॉग कन्वर्सेशन है. डायलॉग्स को वैसे की वैसे ही कोट करके आपके सामने बताया गया है. I'm going to read it for you. Listen carefully and then after my class is over, you will practice reading your own. आप खुद इसको PDF से पढ़ने की कोशिश करेंगे. Don't be mean, Sabha. There is always a first time for everyone. Can't you see how good her passes are? And physically, she is fitter than any of you. The physical education teacher admonished Sabha. Oh no, how we can forget all about winning the trophy in the inter-school basketball championship this year, grumbled Reema, the vice captain of the team. देखिए कितना इंटरेस्टिंग यहाँ पर बताया गया है. डोंट बी मीन सबा, बास्केटबॉल टीम के जो कोच हैं वो सबा से कह रहे हैं कि इतना मीन मत बनो. डोंट बी मीन. There is always a first time for everyone. हर व्यक्ति के लिए जब शुरुआत होती है तो हमेशा प्रारंभ करना ही पड़ता है. Can't you see how good her passes are? क्या तुम नहीं देखती कि उसके बॉल को पास करने का अंदाज कितना अच्छा है? And physically she is fitter than any of you. और देखो शारीरिक रूप से वे तुम सबसे कितनी तंदुरुस्त है. फिटर यानी स्वस्थ से भी ज्यादा स्वस्थ है. द फिजिकल एजुकेशन टीचर, जो उनके फिजिकल एजुकेशन के जो शिक्षक थे यानी जो उनके कोच थे, एडमोनिश्ड सबा, उन्होंने सबा की बात को नकारते हुए ऐसा कहा. अब आगे देखिए, सबा कहती है ओ नो. क्या बात है, यानी उसको अच्छा नहीं लगा उनके फिजिकल एजुकेशन टीचर ने सबा की बात को नकारते हुए ये जो बात कही इससे. Now we can forget all about winning the trophy. अब हमें भूल जाना चाहिए winning the trophy, कि हम इस बार अपने स्कूल के लिए ट्रॉफी को जीत कर लाएंगे. winning यानी जीतना. In the inter-school basketball competition, basketball championship, यानी जो अभी आने वाले टाइम में स्कूलों के बीच में एक स्कूल का दूसरे स्कूल और फिर तीसरे और चौथे इन सभी स्कूलों का जब आपस में कंपटीशन होता है, प्रतियोगिताएं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटर स्कूल चैंपियनशिप.
चैंपियन उसे कहते हैं जो सभी स्कूलों को हराकर ट्रॉफी को जीत के ले जाता है, वो बनता है फाइनली चैंपियन। तो सबा कहती है कि हमें चैंपियनशिप के बारे में भूल जाना चाहिए क्योंकि ममता को टीम में लिया जा रहा है जिसने कि कभी बास्केटबॉल को खेला नहीं है। ग्रैम्बल्ड रीमा, ऐसा कौन कहता है? ये रीमा कहती है, द वॉइस कैप्टन ऑफ द टीम। और जो रीमा है वो टीम की वॉइस कैप्टन है। पहला होता है कैप्टन, और जब कैप्टन को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वॉइस कैप्टन निर्णय लेता है। हर टीम में कैप्टन और वॉइस कैप्टन दो लोग होते हैं जो कि टीम के लिए निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट, द अदर गर्ल्स इन द ग्रुप ऑल्सो मेड फेसेस टू शो देयर डिस्प्लेजर। What these girls did not know was that if anyone told Mamta she could not do a certain thing, she accepted it as a challenge and never rested till she had proved them wrong. देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ बताई गई है, और ये लेसन आपको शिक्षा देने के लिए लिखा गया है। आप कक्षा 10 के बच्चों को ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार हर विद्यालय में एवरी ईयर न्यू स्टूडेंट्स टेक एडमिशन, नए स्टूडेंट्स आते हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप से आए या किसी और सोर्स से आए या वैसे ही उनका ट्रांसफर हो, तो आपके स्कूल में एवरी ईयर यू मीट विद सम न्यू स्टूडेंट्स। तो उन स्टूडेंट्स के साथ आपको कैसा बिहेव करना है, आपको आगे अगर वो किसी खेल में है या किसी प्रॉब्लम में है तो कैसे आपको इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, इस लेसन के थ्रू आपको ये सारी बातें सिखाई जा रही हैं। तो प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, लेसन को अच्छे से सुनिए, समझिए और इसमें जो आपको बताया जा रहा है उसको पालन कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। द अदर गर्ल्स इन द ग्रुप ऑल्सो मेड फेसेस, यानी जो टीम में ग्रुप में जो दूसरी लड़कियां थी, ग्रुप का मतलब है समूह, अदर गर्ल्स दूसरी लड़कियां, उन्होंने भी इस रिमार्क को सुनकर फेसेस को बनाया, चेहरे को अजीब सा बना लिया। अच्छी ममता कभी गेम नहीं खेला तो उससे हमारी टीम को क्या फायदा होगा। लाइक दैट दे स्टार्टेड थिंकिंग टू शो देयर डिस्प्लेजर, फेस बनाकर अपने डिस्प्लेजर, यानी प्लेजर का मतलब होता है प्रसन्नता और डिस्प्लेजर यानी अप्रसन्नता, जिसमें हम प्रसन्न नहीं हो, ऐसे चेहरे बनाकर उन्होंने दिखाया। What these girls did not know was that, ये जो लड़कियां थी जो अपना डिस्प्लेजर दिखा रही थी, ये नहीं जानती थी कि ममता she could not do a certain thing, ऐसी चीज जो ममता नहीं कर सकती थी, she accepted it as a challenge, तो वो ये जानकर उस चीज को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट कर लेती थी। एंड नेवर रेस्टेड, और फिर कभी आराम नहीं करती थी, बैठती नहीं थी, टिल शी हैड प्रूव्ड देम रॉन्ग, जब तक कि वे उन लड़कियों को गलत साबित ना कर दे। यानी इन रिमार्क्स को सबा जो कि कैप्टन है, रीमा जो कि वॉइस कैप्टन है, और जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर ममता के फेवर में, ममता के सपोर्ट में जो रिमार्क्स दे रहे हैं, और सबा और रीमा और ग्रुप की और लड़कियां उनको डिस्प्लेजर के साथ दिखा रही हैं, इन सारी चीजों को ममता ने एज ए चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और उसके लिए उसने मेहनत करना शुरू कर दी और अपने आप को प्रूव करना यानी उन लड़कियों को रॉन्ग प्रूव करना, रॉन्ग यानी गलत और प्रूव यानी साबित, कि ये लड़कियों को अब मुझे गलत साबित करके बताना है कि मैं ये काम कर सकती हूँ और करके बताऊंगी। चैलेंज को उसने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे ही आपको अपनी लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और दूसरों को गलत साबित करके बताना है। आगे देखते हैं। The coach had heard Rima and Sabah. Have you been able to win the trophy even once since you started playing? Maybe this year you will at last win because of Mamta. Mamta was touched by that remark. Very nice. When Sabah and Rima were talking about Mamta, the coach heard. जब सबा और रीमा ममता के बारे में ये रिमार्क्स दे रहे थे तो कोच ने, खेल शिक्षक ने इन बातों को हर्ड यानी सुना। हैव यू बीन एबल टू विन, और कहा क्या आप दोनों या आपकी टीम आज तक कोई ट्रॉफी, कोई कप जीत पाए हैं? सिंस यू स्टार्टेड प्लेइंग, जब से आपने खेलना प्रारंभ किया है, जब से लेके आज तक क्या आप पूरी टीम स्कूल के लिए ट्रॉफी लेकर आ पाए हैं? मे बी दिस ईयर, हो सकता है, मे बी का मतलब होता है हो सकता है, दिस ईयर इस वर्ष, यू विल एट लास्ट विन, विन यानी जीतना,
कि इस साल आप बिकॉज ऑफ ममता के कारण ये ट्रॉफी जीत पाए। ममता वॉज टच्ड बाय दिस रिमार्क। ममता ये बातें सुन रही थी और उसके दिल को ये बातें छू गईं और उसने मेहनत करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। वो डिटरमाइंड हो गई कि उसको जीतना है, उसको खेल को सीखकर स्कूल के लिए ट्रॉफी को जीतना है। She thought of the famous words that her mother often repeated to her. Practice makes a man perfect. So she started using all her free time in practicing basketball. She was thankful that the coach was helping her in every way. She kept perfecting her passes and her techniques with firm determination. Even the snide remarks from the teammates made her more resolute. यहां पर आपको बताया गया है, she thought of the famous words that her mother often repeated to her. Famous का मतलब होता है प्रसिद्ध, thought यानी सोचा, words यानी शब्दों को, mother उसकी माँ, often यानी अक्सर, repeated यानी दोहराया करना। यहाँ बताया जा रहा है कि उसने कोच की शब्दों को सुनकर अपनी माँ द्वारा कहे गए फेमस यानी प्रसिद्ध शब्दों को सोचा। और वे शब्द क्या थे? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही है जो एक पुरुष को, एक मनुष्य को परफेक्ट बनाता है। So she started using all her free time in practicing basketball. तो उसने अपना जो फ्री टाइम था, जिसमें वो हमेशा फ्री हुआ करती थी, उस समय को बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करने के लिए लगाना शुरू कर दिया। She was thankful that the coach was helping her. और वो बहुत थैंकफुल थी, बहुत शुक्रमंद थी कि उसके जो बास्केटबॉल कोच थे वो उसकी हेल्प कर रहे थे, उसकी सहायता कर रहे थे। इन एवरी वे, हर तरह से उसको बास्केटबॉल में पासेस सिखाने में, बास्केट करने में, उसको फाउल के रूल्स बताने में, स्टैमिना बढ़ाने में, इन एवरी वे द बास्केटबॉल कोच वाज हेल्पिंग ममता। शी केप्ट परफेक्टिंग हर पासेस, और वह अपने पासेस को, बॉल को पास करने को परफेक्ट करती गई, सुधारती गई। एंड हर टेक्निक्स, और उसकी जो टेक्निक्स थी, जो तरकीबें थी, किस प्रकार डिच देकर बॉल को अगली टीम से अपनी टीम में लाना है, किस प्रकार अपनी टीम के एक मेंबर से दूसरे मेंबर को बॉल को पास करना है। विथ फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प के साथ। फर्म का मतलब होता है दृढ़, और डिटर्मिनेशन यानी संकल्प। Even the snide remarks from the teammates made her more resolute. और जो स्नाइड रिमार्क्स का यहाँ पर मतलब है, जो टीम के सदस्य, स्नाइड का मतलब होता है ताने मारना। ग्रुप के जो मेंबर्स थे वो ममता को ताने मारा करते थे। इन तानों से ममता जो थी वो और ज्यादा रिजोल्यूट हो जाती थी, और ज्यादा पक्की हो जाती थी कि उसको खेल सीखना है और टीम के लिए, स्कूल के लिए ट्रॉफी को जीत कर लाना है। I hope that you might have understood these paragraphs nicely. आशा करती हूँ ये जो पैराग्राफ्स आपको वर्ड टू वर्ड बताए गए हैं आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। In our next class, I am going to continue the lesson. Till then, goodbye.